नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में विपक्ष एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। दिखने में ये बैठक नीतीश कुमार बुला रहे हैं क्योंकि बैठक पटना में है और उन्होंने ही राज्यों में जा करके विपक्ष के नेताओं को ये समझाने की कोशिश की कि 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो हम सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा। और फॉर्मूला ये बताया गया कि सब मिलकर के ऐसा चुनाव लड़ें कि जो भी लोकसभा सीट हो वहां भाजपा के सामने एक ही पार्टी का प्रत्याशी हो। अब वो राज्य में जहां जिसकी पावर ज्यादा है वो अपना प्रत्याशी उतारे, बाकी लोग उसकी सपोर्ट करें। इस फॉर्मूले पर विचार विमर्श शुरू हुआ और शुरू में देखने में ये लग रहा है कि नीतीश बाबू वो दिल्ली में आते हैं, अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं, फिर वो मल्लिकार्जुन खड़गे, फिर राहुल गांधी से मिलते हैं, फिर वो महाराष्ट्र में जाते हैं, एनसीपी के शरद पवार से मिलते हैं, उद्धव ठाकरे से मिलते हैं। ऐसा लग रहा है कि भाई नीतीश कुमार को सबसे ज़्यादा चिंता है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए। लेकिन आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं। अंदर की बात यह है कि ये सारा जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करके और एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो फॉर्मूला है ये केवल और केवल कांग्रेस का है। हां, कांग्रेस बुला नहीं रही है क्योंकि कांग्रेस को ये पता है कि विपक्ष में कई पार्टी ऐसी हैं जो कांग्रेस के नाम पर उनके साथ आकर खड़ी नहीं होंगी और इसलिए नीतीश कुमार को आगे किया गया है क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसा नाम है, वो एक ऐसी पार्टी से हैं जिनके संबंध अरविंद केजरीवाल से भी हैं, जिनके संबंध वामपंथी दलों से भी हैं, जिनके संबंध कांग्रेस से अच्छे हैं तो एनसीपी या बाकी लोगों से। जबकि अगर कांग्रेस की बात करें, अगर इसी एजेंडे को कांग्रेस लेकर चले कि भाई राहुल गांधी को हमें प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को हराना है, तो सभी विपक्षी दल कांग्रेस को सपोर्ट करें। मान लीजिए ऐसे कहा जाता तो इसमें सबसे पहले ममता बनर्जी ही कंडीशन रख देंगी क्योंकि उनकी राजनीति कैसे चलेगी। उनकी राजनीति पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथियों की विरोध करके उनको गालियां देकर चलती है। इसी तरह अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो जन्म के टाइम के आप अगर वीडियोस देखेंगे, जो अन्ना हजारे के आंदोलन को यदि आप देखेंगे, अभी भी मीडिया में पड़ी है वो कवरेज, अगर आप देखिए उस समय की खबरें उठाकर, तो अन्ना हजारे आंदोलन, अरविंद केजरीवाल जी का आंदोलन और भाषण वो केवल और केवल राजनीति में भ्रष्टाचार को लेकर था और तब कांग्रेस की सरकारें थी, भाजपा तो आई नहीं थी, मोदी तो 14 में आए। तो अरविंद केजरीवाल के सारे भाषण कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर है, एनसीपी शरद पवार के भ्रष्टाचार पर थे और वो लिस्ट दिखाते थे किस तरह से 2G 3G घोटाले हुए, टेलीफोन टेलीकॉम घोटाले हुए हैं और साहब कोई इनको सजा देने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि ये जो भ्रष्टाचार करने वाले नेता हैं सब जेल में जाएं। लोगों को लगा वाह भाई वाह, तालियां, सबने ताली भी बजाई, पैसे भी दिए, मैं भी था उसमें। कई दिन आंदोलन चला, छुट्टी ले लेकर वहां पहुंचे और पैसे भी दिए। लगा कि पहली बार कोई आदमी ऐसा आया है राजनीति में जो इस देश की राजनीति बदलने की बात कर रहा है और खुद एक अफसर रहा है जो अफसरशाही को खत्म करने की बात कर रहा है। लगा है अच्छी बात है। लेकिन आज वही अरविंद केजरीवाल उस भ्रष्टाचार पर बिल्कुल बात नहीं करते, बल्कि उसके उलट उन्हीं के ऊपर बड़े बड़े भ्रष्टाचारों के आरोप लग गए हैं। अपने आप को कट्टर ईमानदार पार्टी का सर्टिफिकेट खुद ही दे दिया। यह सर्टिफिकेट तो ईडी देगी, यह सर्टिफिकेट ईडी के बजाय सीबीआई देगा और इन सब के ऊपर जब वो केस जाएंगे कोर्ट में, जो गए हुए हैं वो कोर्ट में जज साहब देंगे कि आपके ऊपर जो ईडी सीबीआई ने आरोप लगाए, उस केस में जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो झूठे थे या सच्चे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो सारे मुद्दे, इसका मतलब ये हुआ कि बस एक राजनीति में आने के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए किए थे। अब तो साफ हो गया क्योंकि अब वो कांग्रेस को गाली नहीं देते। कांग्रेस के राज्यों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करते। ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार पर वो कोई चर्चा नहीं करते। ममता बनर्जी के राज्य में जो हिंसा हो रही है उस पर कोई ट्वीट नहीं करते।
एक सूत्री कार्यक्रम है, भाजपा को टारगेट करो, भाजपा को सत्ता से बाहर करो। तो इसका मतलब एजेंडा साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल जी का भी एजेंडा केवल और केवल भाजपा का विरोध करना था। वो दिखाने को दिखा रहे थे कि हम आए कांग्रेस को बाहर करने के लिए, कांग्रेस की सपोर्ट में। और इसलिए आपको देखिए अन्ना हजारे के आंदोलन में, जैसे मैंने अपने को कहा, मैं भी गया, राष्ट्रवादी सोच है, ऐसे बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग अरविंद केजरीवाल जी के प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए। उनको लगा कि चलिए भाजपा में भी अगर कुछ गलत है तो उसका भी विरोध करेंगे, ऐसा एक निर्विरोध लोग खड़े होंगे। तो किरण बेदी उसमें थी, अश्वनी उपाध्याय जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो उसमें खड़े हुए, कुमार विश्वास उसमें खड़े हुए। ये वो चेहरे थे कि जो जिनको लगता था हाँ भाई क्लीनिंग होनी चाहिए राजनीति में, और इसलिए साथ आए। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी कांग्रेस पर मौन, एजेंडा साफ है, केवल इनको भाजपा का विरोध करना था। और कहीं ना कहीं अब ये लग रहा है कि ये कांग्रेस की ही एक साजिश थी कि उनको ऐसा जनता को मूर्ख बनाकर एक ऐसी पार्टी आ जाए जहां कोई कांग्रेस को वोट न देना चाहे भ्रष्टाचार के कारण, तो वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले। और इसी तरह आप देखिए बहुत सारे लोग आ गए छोड़ छोड़ के। और आज राज्यों के चुनाव में साफ दिखाई दे रहा है, जिन राज्यों में चुनाव होते हैं विधानसभा के या लोकसभा के हो, वहां इन दोनों का कंपैक्ट है। एक जगह ताकत कांग्रेस लगाएगी, एक जगह आप पार्टी लगाएगी। दोनों का मकसद एक ही है, बीजेपी को बाहर रखना। तो जो पटना में होने वाली मीटिंग है, इसमें दिखाने के लिए वो मीटिंग करी जा रही है कि भाई वो कहें कि ये तो मीटिंग जो है पटना में है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुलाई है। लेकिन ना, उसके पीछे कांग्रेस है जो हिडन एजेंडे को लेकर चल रही है। फेस आगे से रखा हुआ है नीतीश कुमार का। और ये मैं इसलिए दावे से कह रहा हूं क्योंकि जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम तय हुआ है, ये जो पटना में होने वाली मीटिंग है 23 जून को, इसका जो अब मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने आ गया है, उससे इस षड्यंत्र की, या यूं कहें इस पूरी प्लानिंग की, षड्यंत्र तो नहीं कह सकते हैं, एक प्लानिंग की पोल खुल गई है। जो कांग्रेस ने प्लानिंग की कि किस तरह से भाई आम आदमी पार्टी को साथ लेकर चलना है क्योंकि विपक्षी पार्टी है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिंदगी भर कांग्रेस को, राहुल गांधी को गाली दी, शरद पवार को गाली दी, भ्रष्टाचारी बताया, लिस्ट दिखा रहे थे, फारूक अब्दुल्ला के लिए उन्होंने ऐसे ही कहा। लेकिन अब एक प्लेटफॉर्म पर आना है तो ऐसा आदमी लाओ ताकि एक दूसरे को गाली देने वाले कहें। मैं अरविंद केजरीवाल से अगर कोई पूछेगा आप तो कांग्रेस को गालियां देते थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वो कहेंगे मैं कांग्रेस राहुल गांधी की वजह से थोड़ी आया हूं, मैं तो ये नीतीश बाबू ने बुलाया हूं। अगर कोई कम्युनिस्ट से किसी से पूछेगा जी आप तो कांग्रेस के हमेशा विरोध में रहे, अभी कैसे आ गए, वो कहेंगे नीतीश कुमार की बैठक में आए हम, तो ममता बनर्जी की बैठक थोड़ी है, ममता बनर्जी बुलाई होती तो नहीं आते। तो ये दिमाग लगाया है इन विपक्षी पार्टियों ने, और इनके पीछे खेल खिलाने वाला कोई दूसरा है, जो फंडिंग करने वाला बंदा है। वो सब जान ही रहे हैं, विदेश में बैठी हुई ताकत है। उन्होंने कहा एक प्लेटफॉर्म पर आ जाओ, अलग अलग तुम्हारे बस की नहीं है कि तुम मोदी को हरा सको। 2 बार ट्राई कर लिया विपक्ष ने, 14 में और फिर 19 में, फेल हो गए। बोला भैया तुम्हारे बस की नहीं है, वो तगड़ा पहलवान है, उससे तुम अलग अलग नहीं लड़ पाओगे, तो सारे इकट्ठे हो जाओ, एकजुट होकर तब प्रहार करो। और इसलिए ये प्लानिंग करी गई है। और जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम शामिल हुआ है, जो मैं जो दावा कह रहा हूं कि वो जो कार्यक्रम का खुलासा हुआ है कि शुरुआत करेंगे नीतीश कुमार, एंड करेंगे राहुल गांधी। अब आप इसी से देखिए, नीतीश कुमार राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, जेपी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। राहुल गांधी राजनीति में उनके सामने बच्चा है। बेशक एक पुरानी पार्टी है, लेकिन आज कांग्रेस का कोई उतना आधार नहीं बचा है। ये जितने धुरंधर 23 जून की पार्टी में बैठक में जो जुड़ रहे हैं, इन धुरंधरों में आप देखिए शरद पवार, जिनको आप कहते हैं वो भीष्म पितामह हैं, निश्चित रूप से बहुत सीनियर हैं, तो इसमें शरद पवार भी हैं। फारूक अब्दुल्ला, सोचिए, राहुल गांधी के पिता समान, वो इस मीटिंग में है। और कांग्रेस को लगातार गाली देने वाली और राजनीति में अलग टीएमसी बनाने वाली ममता बनर्जी है।
इस बैठक में ये वो लोग आ रहे हैं जो एक दूसरे को गाली देते थे, लेकिन यहां जो बैठक का कार्यक्रम तय हुआ है, इस कार्यक्रम में शरद पवार का अपमान कर दिया है, उनको उनकी औकात दिखा दिया कि तुम महाराष्ट्र में हो और इसलिए तुम्हारी औकात वही है, नीचे रहो। कांग्रेस का राहुल गांधी या उनको कल का उनका बच्चा भतीजा भांजा भी आ जाएगा ना, वो उसके आपके पीछे खड़ा होना है, आगे नहीं आ सकते। आप कहते रहिए एनसीपी वाले वो भीषम पितामह हैं, वो राजनीति के चाणक्य हैं, कुछ भी कहिए, लेकिन अब दिख गया है कि जब कार्यक्रम बैठक का आ गया है तो उसका समापन करेंगे राहुल गांधी। और ये आपको बता दूं, एक प्रोटोकॉल होता है, आप किसी भी मीटिंग में जाइए, जब वहां संबोधन होता है ना, तो सबसे पहले उस व्यक्ति को बुलवाया जाता है जो सबसे जूनियर हो, और सबसे सीनियर आदमी लास्ट में समापन करता है बैठक का। तो यहां स्टार्ट करेंगे नीतीश बाबू, जो जेपी आंदोलन के जुड़े हुए सबसे सीनियर लीडर में रहेंगे, और बीच में फिर आएंगे अरविंद केजरीवाल, सेकंड नंबर पे रखा गया है, नए हैं वो तो ओबियसली, लेकिन उनको सेकंड नंबर पे। शरद पवार कहीं बीच में फिट किए गए हैं, फारूक अब्दुल्ला कहीं बीच में फिट होंगे, ममता दीदी कहीं बीच में फिट होगी, और सबसे सीनियर इन विपक्षी दलों में यदि किसी को बनाया गया है जो इस बैठक का समापन करेंगे, वो है राहुल गांधी। सबका अपमान कर दिया और सबको बता दिया कि अभी भी आप कांग्रेस के पीछे ही खड़े होंगे। तो क्या ये फंडिंग जो होने वाली है 24 में, ये कांग्रेस के थ्रू आएगी? क्योंकि भाई राहुल गांधी विदेश होके आए हैं, सुनने में आया है कि वो जोर सोरस के कुछ कांटेक्ट में आए हैं ऐसी संस्थाओं के। मुझे लग रहा है, मैं पक्का नहीं हूं, ये कुछ विदेश में जो पत्रकार हैं, जो मेरे जानकार हैं, वो लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इसमें ऐसा हुआ है कि 2024 के चुनाव में जो एकजुट होकर मोदी को हराने के लिए काम करना है, उसमें पहले जो सुविधा चाहिए, जो फंडिंग चाहिए, वो आएगी कांग्रेस को, और कांग्रेस फिर बाकी जो दल शामिल होंगे उनके साथ उनको बटेगा। इस तरह से कुछ बनाया है, मुझे नहीं पता ये कंफर्म है, किसी के मन की कल्पना भी हो सकती है कि वैसे ही कह दिया हो, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ही आज आगे दिखाई दे रही है। एक तरफ राज्यों में कहीं सिमटती जा रही है, लेकिन राहुल गांधी को ला करके खड़ा कर दिया गया है। सोचिए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो भाई पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो समापन करते तो समझ में आता, लेकिन राहुल गांधी जो उम्र में भी छोटा, जो बुद्धि में भी छोटा, बाकी नेताओं की तुलना में कह रहा हूं मैं, शरद पवार की तुलना में, फारूक अब्दुल्ला की तुलना में, नीतीश कुमार की तुलना में, लेकिन यहां राहुल गांधी को इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे लगे कि राहुल गांधी ही सबको लीड कर रहे हैं। लास्ट में संबोधन उन्हीं का होता भाई, जो सीनियर मोस्ट होते हैं। तो भाई ये जो है पार्टी में जो किया गया है, सारा कांग्रेस का किया गया है, नीतीश को आगे रखा गया है, नीतीश को केवल यूज होगा, और इनका कोई एजेंडा नहीं है। मोदी को हराने का जो एजेंडा है वो भी इस कारण से है कि इसमें से जितने भी नेता हैं सब कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। इनको दिखता है कि भ्रष्टाचार, और केजरीवाल जी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनका एक ही सूत्र सुर चल रहा है, अध्यादेश 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 से बचाओ। इतने पढ़े लिखे कहते हैं वो कि इस राजनीतिक पार्टियों में जितने भी हैं लोग, उसमें सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अपने राजनीतिक दल के जो विपक्षी नेता हैं उनको भी मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो सपोर्ट कर दें, और ये बैठक में भी वो रखने वाले हैं। उनका तो आजकल वही चल रहा है, एक सूत्री। जैसे पाकिस्तान है ना, वो इतने 75 साल हो गए, वो हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे क्या कहता है, कश्मीर कश्मीर कश्मीर, पिटता है लेकिन कश्मीर नहीं छोड़ता। ऐसे अरविंद केजरीवाल ने बस ये पकड़ लिया है, केंद्र 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 मेरे को परेशान कर रहा है। वो क्या कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं, मोदी जी जो अध्यादेश लाए, आज हमारा दिल्ली आधा राज्य है, कल को पूर्ण राज्य पे भी कर देंगे। वे भैया, जब तुम खुद कह रहे हो कि आधा राज्य है, आधे राज्य पे ही तो एलजी बैठेगा, पूर्ण राज्य में आपकी तो सरकार है पंजाब में, बताओ वहां कितना इंटरफेयर कर रहा है केंद्र। क्यों जनता को मूर्ख बना रहे हो भाई? अरविंद केजरीवाल जी, आप कह रहे हो कि अभी हमारे ऊपर डंडा किया है, सारे अफसरों को ऊपर बिठा दिया है, हमारे ऊपर एलजी बिठा दिया है, कल को ये बाकी राज्यों में भी कर देंगे, वो पश्चिम बंगाल में भी कर देंगे, उड़ीसा में। आपसे सवाल है कि आप ही से अगर नफरत है मोदी जी को, आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, और आप कह रहे हो दिल्ली में हमने 6 बार हरा दिया, 10 बार हरा दिया, इसलिए हमसे डर गए, तो भैया डर गए ना,
तो पंजाब में काहे नहीं राष्ट्रपति शासन लगा दे रहे हैं मोदी जी? वहां कोई नहीं अफसर बिठा के कंट्रोल कर रहे हैं जो दिल्ली में किया जा रहा है। क्यों बरगला रहे हो लोगों को बेमतलब? पंजाब में भी आपकी सरकार है ना। अगर मोदी जी लोकतंत्र की हत्या ही आप कह रहे हो कि करने वाले हैं, तो फिर पंजाब में एन केन प्रकरण जब चाहे राष्ट्रपति शासन लगा दें। मुद्दे तो हमेशा बनाने से बन जाते हैं। इंदिरा गांधी तो कर देती थी ऐसे कांड। आप बेमतलब की बात ना करिए, कुल मिला के मुद्दे पर रहिए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये दिखाना है कि बैठक में मैं इसलिए आया हूं, कांग्रेस के साथ मैं खड़ा नहीं होना चाह रहा था, मैं तो अपने अध्यादेश के मैटर पे आया हूं, विपक्षी पार्टियों को सपोर्ट लेने। करते रहिए, जनता सब समझती है और हम समझाते रहेंगे। तो आपका फर्ज बनता है भाई दर्शकों, ये जो इनकी नौटंकी है इसको जरा देश की जनता तक बताते रहो। 24 तक इसी तरह नाटक नौटंकी चलती रहेगी। इनका खुलासा हम करते रहेंगे कि इनके पीछे की मंशा क्या है। आप जनता तक पहुंचाते रहिए, शेयर करते रहिए और आपका प्रेम हमें मिलता रहे। इसलिए कमेंट में भी बताते रहिए कि आपको खबर कैसी लग रही है। कुछ सुधार कराना चाहते हैं तो भी अपनी राय रख सकते हैं। वंदे मातरम।